प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे वायुसेना की भूमिका भारत चीन के युद्ध में। ठीक है, कभी कभी आपसे प्रश्न में ये चीज़ पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि भारत चीन युद्ध में भारतीय वायुसेना की क्या भूमिका थी। ठीक, चलिए फिलहाल इस युद्ध में भारतीय वायुसेना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। युद्ध में तो भूमिका नहीं थी, लेकिन फिर भी वायुसेना ने जो कार्य किया वो भी काबिल तारीफ थी, तारीफ के काबिल थी। ठीक है, इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने सीधे युद्ध में भाग तो नहीं लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अन्य निम्न कार्य किए, जैसे पैदल सेना की सहायता इन्होंने की, तोपखाने की सहायता की, दुर्गम पहाड़ियों में रसद एवं हथियारों को पहुंचाया इन्होंने। क्योंकि मित्रों ये सत्य है कि भारत चीन के युद्ध के समय, चूँकि उस समय भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने भी ये सोच रखा था कि हम किसी से दुश्मनी नहीं पालेंगे तो हमारा विश्व में कोई दुश्मन नहीं होगा। ऐसी कंडीशन पर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा बजट हमारा नहीं था, जिसके कारण हमारी वायुसेना तो क्या पूरी सेना भी बहुत अच्छी आधुनिक नहीं थी। ठीक, वो तो चीन ने आक्रमण करके जो है भारत की आंख खोल दी। इसीलिए जो है भारतीय सैन्य इतिहास में, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, भारत की विदेश नीति में, भारत की राजनीति में चीनी आक्रमण को जो है क्या कहा जाता है जानते हैं आप लोग? भारत के लिए विपदा में आया वरदान कहा जाता है चीनी आक्रमण को। वरदान इसलिए कहा जाता है कि कम से कम समय रहते भारत की आंख तो खुल गई कि भले ही हम दोस्ती किसी से दुश्मनी ना रखें, लेकिन अगर विकास करना है, विकास बना हुआ है, तो दुश्मन तो स्वयं ही पैदा हो जाएंगे। ठीक, हालांकि नेहरू जी बहुत पुरानी भूल भी कर चुके थे। भाई, अंग्रेज़ों से हमारी कौन सी दुश्मनी थी जिन्होंने हमें 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा। ठीक है, तो ठीक है, फिलहाल जो है हम यहाँ पढ़ते हैं हम लोग वायुसेना की भूमिका में। दुर्गम पहाड़ियों में रसद हथियारों को पहुंचाना, तोपखाने की सहायता, पैदल सेना की सहायता। डायरेक्ट खुलकर जो है लड़ाई वायु युद्ध नहीं हुआ, अर्थात भारत की वायुसेना और चीनी वायुसेना में लड़ाई कोई नहीं हुई, केवल एक दूसरे की केवल भारतीय वायुसेना ने अपने सहयोगी अंगों को मदद ही पहुँचाया था। क्योंकि पहाड़ी युद्ध हुआ था, पहाड़ पर पूरी लड़ाई। यह युद्ध 14,000 फीट से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में लड़ा गया। वायुसेना ने दुर्गम पहाड़ियों, रेडियो संकेतों का नितांत अभाव एवं धुंध अंधेरे रास्ते में उड़ान भरकर जो कार्य किया वह अत्यंत प्रशंसनीय है एवं दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। बाकी मित्रों, हम तो कई बार आपसे बता चुके हैं कि भारतीय जवान दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैनिकों में से एक हैं, जो कि कम से कम जो है संसाधनों में भी अच्छा से अच्छा कार्य कर सकते हैं, जो कि अन्य देशों की सेनाओं के लिए भी है, विकसित राष्ट्रों, अमेरिका जैसे, सोवियत संघ जैसे राष्ट्रों की सेनाओं के लिए भी वो कार्य दुर्लभ हैं। क्योंकि और सब तो के पास तो साधन है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल हथियार हैं, लेकिन भारत टेक्नोलॉजी कम होते हुए भी अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमारे जवान जितनी अच्छे कार्य कर सकते हैं वो विश्व के लिए दुर्लभ है। यानी कम संसाधनों में उत्तम कार्य करना भारतीय जवानों की विशेषता है। तभी आप लोग मालूम होगा, अभिनंदन, श्री अभिनंदन जी ने हमारे मात्र आज के 40 साल पुराने विमान से उन्होंने, जिसे उड़ता ताबूत कहा जाता था, MiG-21 से उन्होंने भारत के आधुनिक जो है लड़ाकू विमान F-16 को गिरा दिया और स्वयं भी सुरक्षित बच गए। और इसी F-16 के आतंक से आतंकित होकर भारतीय हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारा भारत जो है देश राफेल खरीद रहा था। ठीक है मित्रों, चलिए ये हो गई वायुसेना की भूमिका। आगे हम लोग देखते हैं भारत की पराजय के कारण। मित्रों, ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, आज़ादी के बाद भारत एक शांतिप्रिय देश के रूप में विश्व जगत में उभर कर सामने आया। मित्रों, यहाँ पर कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे, इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत चीन युद्ध के पराजय के कारण क्या थे। तो हम आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीज़ें आपको हम क्लियर कर देंगे, ताकि आपको जितने नंबर का प्रश्न रहे उसी के अनुरूप आप इसका उत्तर देंगे। ऐसा नहीं है कि प्रश्न अगर आपका 1 या 2 नंबर का आ गया तो आप उसमें जो है पूरा विस्तार में आप लिख डालिए, नहीं, पॉइंट टू पॉइंट है। तो अगर आपको 1-2 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो पॉइंट ही इतने हैं, पर्याप्त हैं कि आप पॉइंट ही लिख दीजिए, पर्याप्त होगा। ठीक है, चलिए। आज़ादी के बाद भारत एक शांतिप्रिय देश के रूप में विश्व जगत में उभर कर सामने आया। भारत का यह सिद्धांत प्रारंभ से ही रहा कि दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी को समाप्त करिए। यही कारण है कि भारत में प्रारंभ से ही अपना रक्षा व्यय बहुत ही कम रखा।
और भारत का विचार था कि जब विश्व में हमारा कोई शत्रु ही अर्थात दुश्मन ही नहीं होगा तो रक्षा व्यय और हथियारों पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है। बात तो उन्होंने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन मित्रों शायद भारत ये भूल गया था कि डाकुओं का भी कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन हमारे पास धन दौलत है, अगर हम इकट्ठा करेंगे तो दुश्मन अपने आप पैदा हो जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप तो पढ़ ही चुके हैं कि जहाँ पर कोई राज्य का निर्माण नहीं करता, दूसरे के राज्यों पर केवल अधिकार किया जाता है, ठीक है, और उसके राज्य पे अधिकार किया जाता है जिससे हमारी कोई दुश्मनी ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान की देन थी कि वह आज़ादी के बाद तुरंत आक्रमण करके भारत के सामने सुरक्षा चुनौती पैदा कर दी। बाद में चीन ने मित्रता एवं भाई भाई का नाटक करके भारत पर आक्रमण करके भारत की आंखें खोल दी। चीनी आक्रमण को भारत के लिए विपदा में आया वरदान कहा जाता है। भारत को यह पता चल गया कि राष्ट्र संचालन के लिए राष्ट्र के पास हर प्रकार की शक्ति आवश्यक है। सैनिक शक्ति भी उन्हीं में से एक है और रक्षा व्यय एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा कारणों से भी बहुत सारी जरूरतें ऐसी थी जिसके मामले में भारत चीन के सामने कमजोर साबित हुआ और युद्ध हार गया। मित्रों अचानक तो आक्रमण किया था, भाई भाई के भुलावे में रखा था। जब अचानक आक्रमण किया तो जो बड़े भाई छोटे भाई साहब तैयार ही नहीं है लड़ने के लिए, तो लड़ेंगे क्या, वो तो हार जाएंगे पहले ही, ठीक है। तो और इस हार के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। तो ठीक है मित्रों, यहाँ पर हम हार के प्रमुख कारणों के बारे में पढ़ेंगे। बाकी हम थोड़ा सा इसमें भूमिका इसलिए बना दिए कि ताकि आप लोगों को ये समझने में आसानी हो कि क्या कंडीशन थी भारत की, क्या कंडीशन थी चाइना की। पहला पॉइंट, इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं मित्रों। पॉइंट को हमने थोड़ा सा परिभाषित भी किया है, हालांकि जैसा आपको उचित उत्तर देना होगा आप उचित समझिएगा। बाकी समझ में अगर आ गया तो आप अपनी इच्छा से आप उत्तर दे सकते हैं। पहला नंबर है कि जो पराजय का जो कारण था, पहला जो है कारण यह था कि सैन्य शक्ति में अंतर था। मित्रों चाइना की सेना भारतीय सेना से वैसे भी बड़ी है, ठीक। इस युद्ध में चीन की सैन्य शक्ति भारत के मुकाबले 20 गुना अधिक थी। अब आप बताइए 1:20, वो भी आधुनिक हथियारों के साथ। अब भारत वाले वही बफ पुराने जो पुलिस वाले रहते हैं मस्केट लेके चलते थे ना, अभी गाँव में आते थे, वही वाला मस्केट का प्रयोग भारतीयों ने किया था, जिसे कहते हैं 303। दूसरा पॉइंट है हथियारों में अंतर। भारत इस युद्ध में चीनी हथियार आधुनिक थे और भारतीय हथियार वही पुरानी राइफलें 303। पर्वतीय डिवीजन का अभाव। भारत चीन युद्ध एक पर्वतीय युद्ध था। इसमें अधिकांश लड़ाई 14,000 फुट की औसत ऊंचाई पर लड़ा गया और इसमें चीनी सेना पहाड़ियों पर पोजीशन लिए पहले से बैठे थे। मित्रों ऊपर से वो लोग बैठे थे, हम लोगों को नीचे से ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ना था और पहले से ही अतिक्रमण कर रहे थे, इसलिए पोजीशन पहले से लिए बैठे थे अपने अच्छे अच्छे स्थानों पर। अब भारतीय सेना नीचे से चढ़ रही थी, इसलिए भारत के लिए नुकसानदायक तो था ही, ऊपर से वो सीधे मार मार के भारतीय सैनिकों को ढंगा देते थे, ठीक। तो इसमें चीनी सेना पहाड़ियों पर पोजीशन लिए पहले से ही बैठी थी। इस प्रकार का युद्ध लड़ने के लिए पर्वतीय युद्ध कला में प्रशिक्षित सेना का होना आवश्यक है, जो कि भारत के पास नहीं थी उस समय, और वह युद्ध हार गया, ठीक है मित्रों। हालांकि पहले जो है कितना समय पहले, तो अभी आज़ाद हुए भी बहुत समय नहीं हुआ था। पाकिस्तान जैसा एक मित्र था मित्रों, ये तो भारत को बाद में पता चला कि पर्वतीय युद्ध लड़ने के लिए पर्वतीय सेना चाहिए, और भारत को तो ऐसे भी नहीं मालूम था कि चाइना हमारा दुश्मन है या दुश्मन आगे चल के बनेगा। चलिए अगला पॉइंट है भारत का कम रक्षा व्यय। ये भी कोई नई चीज़ समझाने वाली चीज़ नहीं है। कम रक्षा व्यय के कारण भारत के पास आधुनिक हथियारों एवं युद्ध यंत्रों का अभाव था। भारत का विचार था कि जब हम किसी से युद्ध नहीं करेंगे तो सबसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखने का प्रयास करेंगे तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा, इसलिए भारत ने अधिक रक्षा व्यय को आवश्यक नहीं समझा। इसमें कोई नई चीज़ समझाने वाली बात नहीं है मित्रों, इसको हम पहले भी समझा चुके हैं आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत। अगला है भारत की खराब आर्थिक स्थिति। भारत तो अभी अभी आज़ाद ही हुआ था, सबको मालूम है। अब आज़ादी ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन ने भारत का शोषण किया था, लगभग यहाँ का धन धान्य सब ले जाके ब्रिटेन पहुँचा दिए थे। ऐसी स्थिति में भारत की शक्ति जो है या भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी मित्रों, ठीक है। चलिए, इसलिए भारत ने रक्षा व्यय से अधिक विकास को महत्व दिया। अगला है भारत का चीन पर अत्यधिक विश्वास। भारत यह भूल चुका था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शत्रु और मित्र अस्थायी नहीं होते।
तिब्बत पर चीनी कब्जे के बावजूद भी भारत ने कोई सबक नहीं लिया और आंख बंद करके चीन पर भरोसा बनाए रखा, जबकि इसके पहले आचार्य कौटिल्य ने कई बार कहा कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हालांकि चीन का स्वभाव परखते परखते उसी समय भारत की आंखें खुल जानी चाहिए जब उसने जो है तिब्बत पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था तब। लेकिन फिर भी भारत ने यही सोचा ना मित्रों, वही कंडीशन हो गई, कसाई जिस मुर्गे को पकड़ता है केवल वही मुर्गा चिल्लाता है, बाकी और सभी खाना खाने में लगे रहते हैं। इसी तरह जो है भारत को क्या लगा कि जो चाइना तिब्बत पर आक्रमण कर सकता है हमें कैसे छोड़ देगा, वो आज नहीं तो कल अटैक तो हम पर भी कर सकता है। लेकिन भारतीयों ने क्या सोचा कि तिब्बत पे कब्जा करने के बाद वो हमें छोड़ देगा। चलिए फिलहाल ठीक है, भारत को भी चीन पर अत्यधिक भरोसा उतना नहीं करना चाहिए जितना उस समय हमारे श्री नेहरू जी ने किया था। अगला है चीन का विश्वासघात। भाई भरोसा करेंगे, भरोसा के वो अगर हाथ में बदलेंगे तभी फायदा, तभी अपना नुकसान होगा। भारत चीन के बीच 1954 में पंचशील का समझौता हुआ था। उसके पहले, क्योंकि मित्रों पंचशील में एक पॉइंट ये भी था दोनों के बीच में अनाक्रमण, अर्थात एक दूसरे पर कोई राष्ट्र आक्रमण नहीं करेगा। अब चाइना ने किया क्या, विश्वासघात, आक्रमण कर दिया उसने। भारत चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। उसके पहले 1950 का दौर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से गूंज उठा था, इसलिए भारत चीन की ओर से निश्चिंत था, जिसका चीन ने भारत के प्रति विश्वासघात करके जवाब दिया। चीन का अचानक आक्रमण, दोनों राष्ट्रों ने मिलकर सबसे पहले भाई भाई का नारा दिया और अचानक चीन ने 1962 में उस समय आक्रमण किया जब भारत चीन के झूठे प्रेम के भुलावे में पड़ा था। भारत युद्ध के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। अगला है चीन द्वारा गुरिल्ला युद्ध के सिद्धांतों का प्रयोग। माओ त्से-तुंग को आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का जनक कहा जाता है मित्रों, और गुरिल्ला युद्ध का समरतंत्र ही है छल बल कपट धोखा। ठीक है, आप सबको पढ़ा चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, प्रथम सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। छल बल कपट और धोखा और गतिशीलता पर ही आधारित होता है गुरिल्ला युद्ध, यानी तीव्र कार्रवाई। इसलिए उसने जो कुछ भी किया, छल बल कपट और तीव्र कार्रवाई, सबका प्रयोग उसने किया है। यानी गुरिल्ला युद्ध के सिद्धांतों का अक्षरशः प्रयोग किया है मित्रों, और इसी समरतंत्र का प्रयोग चीन ने किया। भाई गुरिल्ला युद्ध का जनक माओ त्से-तुंग ने ही आक्रमण कराया। अगला है भारतीय वायुसेना की कमजोर स्थिति। पर्वतीय युद्ध में कवरिंग फायर हेतु वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है मित्रों, लेकिन भारतीय वायुसेना अपनी कमजोर स्थिति के कारण चीनी वायुसेना के डर से उड़ान ही नहीं भर सकी। ये बात तो सत्य है कि चीनी वायुसेना से हमारी वायुसेना कमजोर थी मित्रों, इसीलिए अपने आप को सुरक्षित ही रखा। हालांकि ऊंचाई पर अगर लड़ते भी तब भी जो है हो सकता है। अब हम लोगों की स्थिति ना तो लड़ने लायक थी, ना हमारे पास बहुत ज़्यादा लड़ाकू विमान थे, ना हवाई जहाज़ थे, ना ही इतनी अच्छी हमारी अर्थव्यवस्था ही थी कि हम कहूँ से ज़्यादा हम लोग खरीद सकें। ठीक है मित्रों, तो मित्रों ये हो गया जो है आज की आज का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आगे बाकी हम लोग फिर पढ़ेंगे, यही तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग ऊबने लगते हैं। ठीक है, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।